आज हम बात करेंगे फासिज्म या फासीवाद की, या फासीवाद। इसका उदय इटली में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई तरह से वो असंतुष्ट रहा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। हम पहले जान लेते हैं फासिज्म था क्या। तो फासिज्म इतावली भाषा के शब्द फैसियो से निकला है, जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठा। लकड़ी का गट्ठा। प्राचीन रोम साम्राज्य में ये राजकीय चिन्ह होता था। बेनिटो मुसोलिनी जो फासीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो उसने अपने दल का ये प्रतीक चिन्ह बनाया। यानी प्राचीन रोम का राज चिन्ह फैसियो था। तो राज चिन्ह जो लकड़ी का गट्ठा होता था, ये क्या किस चीज़ का प्रतीक था? एकताकारी राष्ट्र की एकताकारी शक्ति का, राष्ट्र की एकताकारी शक्ति का। और इसमें कुल्हाड़ी भी होती थी। जो राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कुल्हाड़ी को राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। मुसोलिनी ने मार्च 1919 ईस्वी में फैसियो नाम से एक क्लब स्थापित किया। फैसियो नाम से एक क्लब स्थापित किया। इस क्लब का मकसद यानी उद्देश्य क्या था? इस क्लब का उद्देश्य ये था कि वर्ग संघर्ष आधारित समाजवाद का विरोध। यानी सीधा कार्ल मार्क्स का विरोध। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वो कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। किसके विरुद्ध? पूंजीपतियों के विरुद्ध। इस प्रकार से देखें कि फासिज्म विचारधारा के अंतर्गत पूंजीवाद वर्ग संघर्ष का ये विरोध करता है। पूंजीवाद का, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का, उसके बाद उदारतावाद, लिबरलिज्म और लोकतंत्र का भी ये विरोध करता है। ये लोकतंत्र को मानता है कि लोकतंत्र मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट और मंद गति से चलने वाली व्यवस्था। ये लोकतंत्र को ये कहता है फासीवाद, ये मंद गति से चलने वाली एक ऐसी व्यवस्था है। यानी कि ये इसका भी विरोध करते हैं फासिस्ट। मार्क्सवाद और उदारतावाद फासिस्टों की निगाह में, यानी बेनिटो मुसोलिनी के समर्थक जो लोग थे,
वो उदारतावाद और मार्क्सवाद को वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि युद्ध और फूट के एजेंट हैं। युद्ध और फूट के एजेंट कैसे हैं? ये युद्ध को जन्म देते हैं उदारतावाद और मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद क्या है? वर्ग विभेद आधारित फूट होता है इसमें, जैसे कि कृषक और श्रमिक और मालिक, मैं बताया आपको कि मजदूर और मालिक का जो संबंध है वो मार्क्सवाद में उसे संघर्ष की स्थिति में देखा जाता है। तो उदारतावाद भी युद्ध का जन्म देता है और ये वर्ग संघर्ष। तो इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाहते थे फासिस्ट, उनका विश्वास क्या था? देखिए आगे, बेनिटो मुसोलिनी राष्ट्रीय समाजवाद के लिए काम कर रहा था। समाजवाद के लिए काम कर रहा था और उसके समाजवाद में कृषक, मजदूर, पूंजीपति, समाज के सभी वर्गों के वो कल्याण की बात करता है। और खुद मुसोलिनी के शब्दों में अगर देखा जाए तो मुसोलिनी कहते हैं, यानी उसका समाजवाद बंधा हुआ नहीं है, राष्ट्रीय समाजवाद, राष्ट्र के विकास के लिए वो बात करते हैं। और फासिस्ट दल जो मूल मंत्र था इसका, फासिस्टों का, वो था शक्ति और सजीवता। शक्ति के बल पर सुधार किया जाए और सजीवता लाई जाए उसमें। इसके अलावा उसमें तर्क का कोई स्थान नहीं था, लॉजिक का फासिस्टों के यहाँ कोई स्थान नहीं था। अब देखिए आगे, खुद मुसोलिनी क्या कहते हैं? मुसोलिनी कहते हैं कि एक बार उन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी 1932 में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि 20वीं सेंचुरी जो होगी, 20वीं शताब्दी, वो क्या होगी? फांसीवाद की सदी होगी। फांसीवाद। एक अन्य भाषण में वो बोलते हुए कहते हैं, फासिज्म वह दर्शन है जो राज्य की सत्ता की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। और शक्ति, अनुशासन व एकता पर बल देता है। राज्य की सर्वोच्चता पे, यानी राज्य में सभी लोगों के, सभी वर्ग के कल्याण की ये बात करता है। लेकिन इसके लिए उन्होंने सैन्यवाद का सहारा लिया, सैन्यवाद और शक्ति का बल का प्रयोग किया उन्होंने। एक जहाँ और मुसोलिनी कहते हैं कि राज्य स्वयं में एक आत्मिक और नैतिक शक्ति है। राज्य स्वयं में एक आत्मिक और नैतिक शक्ति है। तो इसके अंतर्गत मैं बताया पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद और जितने भी आप देखेंगे व्यक्तिवाद, सबका ये विरोधी है। तो इसके अंतर्गत सर्वसत्तावादी और दूसरे शब्दों में कहें तो तानाशाही राज्य की व्यवस्था की गई थी। तानाशाही राज्य की व्यवस्था की गई थी। सर्वसत्तावादी क्या होता है? सर्वसत्तावादी शासन, उनके शासन में कोई सत्ता की कोई सीमा रेखा नहीं होती, जैसे संविधान हो या इस तरह से उसके अकॉर्डिंग शासन चले। लेकिन उनके शासन में, सर्वसत्तावादियों के शासन में कोई सीमा
रेखा नहीं होती। और इसको आप देखेंगे, इसको सर्वाधिकारवाद भी कहा जाता है। सर्वाधिकारवाद यानी टोटलियनिज्म, ठीक है। तो ये सर्वाधिकारवाद यानी सभी के अधिकार की बात करता है। और मुसोलिनी के कुछ विचार हैं और उनको समझ लेते हैं तो फासिज्म और अच्छे से हम उस पर हमारी पैठ बन सकती है। मुसोलिनी बराबर ये कहा करता था कि आज फासिज्म एक पार्टी है। जैसा कि 1932 का मैं उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी फासिज्म की सदी होगी। तो उन्होंने कहा कि आज फासिज्म एक पार्टी है। क्या है? पार्टी है, एक फौज है, एक संस्था है। जिस प्रकार हिटलर ने जर्मनी का पूरा नाजीकरण किया, नाजीवादी बनाया, स्कूलों से लेकर हर स्थान पर उसकी शिक्षा, नाजीवाद से संबंधित शिक्षा दी जाने लगी थी, उसी तरह से बेनिटो मुसोलिनी ने फासिज्म को इटली में लागू करने का नीचे से ऊपर तक, यानी कि प्रशासन से लेकर स्कूलों तक कि फासिज्म हर जहां आ जाए। लेकिन इटली का फासिज्म और जर्मनी का नाजिज्म अगर तुलना किया जाए जर्मनी और इटली के फासिज्म में, तो जर्मनी का नाजीवाद ज़्यादा पैठ बेहतर ढंग से जर्मनी में बना लिया था। अपने विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ तक जो बोर्ड थे, जो स्पोर्ट क्लब थे, वहाँ पर भी जर्मनी में नाजियों का अधिकार हो गया था। इटली में उतना सफल ये नहीं हुआ। ये फासिज्म बेनिटो मुसोलिनी के मृत्यु के साथ ही ये ख़त्म हो जाता है। फासिज्म के अंतर्गत हमें उसकी विचारधारा जाननी है मुसोलिनी की। तो मुसोलिनी किस प्रकार की व्यवस्था का समर्थन कर रहा था, तो उसके शब्दों से आप समझिए। वो युवाओं को कहा करता था, तुम खतरनाक बनकर जीवन बिताओ, यानी तुम खतरनाक बनकर जीवन बिताओ। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, वो कह रहा है मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरा अनुसरण करो। और यदि मैं पीछे हटता हूँ, वो कह रहा अगर मैं बैक हो रहा हूँ तो मुझे क्या करो, गोली मार दो। दुर्भाग्य से तो किसानों ने पकड़ कर हत्या लास्ट में 1945 में बेनिटो मुसोलिनी की देखेंगे कि उसकी हत्या हो जाती है। तो उसका क्या कहते हैं ना, मेरा अनुसरण करो, मुझे, यानी वो कह रहा है मैं पीछे हटूँ, मुझे गोली मार दूँ। मैं शांति में विश्वास नहीं करता। वो क्या कह रहा है, मैं शांति में विश्वास नहीं करता। यानी फासिज्म शांति पर विश्वास नहीं करता। अब शांति में विश्वास नहीं करता तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिनायकवाद जैसी लक्षण इसमें दिख रहे हैं। कई विद्वानों ने ये माना कि फासिज्म कोई एक विचारधारा, उसके अंतर्गत कई एक सूत्र, एक तरह की विचारधारा, कोई उसका मौलिक दर्शन अपना नहीं था। और ये विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण था। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का क्या था, सम्मिश्रण था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नाज़िम, मेरे ख्याल से कुछ आपको समझ इससे विकसित हो जाएगी। इसके अलावा एक जहाँ बेनिटो मुसोलिनी कहते हैं राज्य श्रेष्ठ है, राज्य के भीतर सब कुछ है, यानी राज्य के भीतर सब कुछ है और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है, यानी राज्य के भीतर ही सब कुछ है। और
वो कहता था युवकों को आह्वान करते हुए कि मेरे ऊपर विश्वास करो और विश्वास करने के बाद मेरी आज्ञा मानो और लड़ो, ताकि वो इटली को एक तरह से नए इटली का भाग्य ना वो उदारवाद में देख रहा था, उदारतावाद में, न वो देख रहा था पूंजीवाद में। वो एक ऐसी समाज की कल्पना कर रहा था जिसमें सबका विकास हो। तो सबके विकास की बात कर रहे हैं बेनिटो मुसोलिनी, लेकिन देखिए कि सबका विकास करते करते खुद अधिनायक कैसे बन जाएंगे। तो उसके लिए राज्य की फासिस्टों का जो मुख्य उद्देश्य था, इसके उदय के कारण हम बाद में देखेंगे, लेकिन फासिस्टों के उदय का मुख्य उद्देश्य हम देखेंगे अब